नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ख़ास चर्चा में। आज हम अर्थशास्त्र की कह सकते हैं मशीनरी के अंदर झांक रहे हैं। एक ऐसे हिस्से पर जो हर चीज़ के बनने के पीछे है, उत्पादन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। बुनियादी चीज से जिसे अर्थशास्त्री प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। ये है क्या असल में? हाँ, टेक्निकल तो है थोड़ा, पर इसे आप एक तरह की रेसिपी या फॉर्मूला समझ सकती हैं। स्रोत बताते हैं कि ये इनपुट और उससे बनने वाले अधिकतम आउटपुट के बीच का एक तकनीकी रिश्ता दिखाता है। हम्म। इनपुट मतलब जैसे कितने घंटे काम हुआ, कितनी मशीनें लगीं वगैरह, और आउटपुट यानी कितनी चीजें बनी। तो ये फंक्शन बताता है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ दिए गए संसाधनों से आप ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ गणित का समीकरण नहीं है, ये उस समय की टेक्नोलॉजी का आईना है। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, मान लीजिए कोई नई मशीन आ गई जो कम समय में ज्यादा काम करती है, तो ये पूरा प्रोडक्शन फंक्शन ही बदल जाता है। आप उतने ही इनपुट से ज्यादा आउटपुट बना पाते हैं। तो हाँ, ये फंक्शन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ विकसित होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी एक चीज बना रही है, कोई प्रोडक्ट, और उसके पास उसे बनाने के कई तरीके हैं, कई प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है, शायद एक तरीके में ज्यादा मशीनें लगती हैं, मतलब पूंजी या कैपिटल, और कम लोग, मतलब श्रम या लेबर। और दूसरे तरीके में शायद ज्यादा लोग और कम मशीनें। तो तो कंपनी चुनती कैसे इनमें से? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पर तकनीकी दक्षता मतलब टेक्निकल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है। आप ऐसे सोचिए, अगर तरीका ए तरीका बी के मुकाबले कम से कम एक इनपुट, मान लीजिए श्रम कम इस्तेमाल करता है, और किसी दूसरे इनपुट जैसे पूंजी कुछ ज्यादा नहीं लगाता, तो तरीका ए तकनीकी रूप से बी से ज्यादा कुशल है। अब कोई भी समझदार कंपनी, कोई रैशनल एंटरप्रेन्योर जानबूझकर अकुशल तरीका क्यों चुनेगा, जिसमें ज्यादा संसाधन लग रहे हों और उत्पादन उतना ही हो रहा हो? हाँ, ये तो लॉजिकल है। ज्यादा खर्चा क्यों करना? लेकिन क्या हो अगर एक तरीका श्रम बचाता है पर पूंजी ज्यादा लगाता है, और दूसरा पूंजी बचाता है पर श्रम ज्यादा? जैसे स्रोत में बताया गया है, P1 जिसमें लगते हैं 2 लेबर 3 कैपिटल, और P3 जिसमें 1 लेबर 4 कैपिटल। अब तो दोनों ही अपनी अपनी तरह से कुशल लग रहे हैं। एक लेबर बचा रहा है, दूसरा कैपिटल। एकदम सही सवाल पूछा आपने। इस स्थिति में सिर्फ तकनीकी दक्षता से फैसला नहीं हो सकता। अब खेल में आती है आर्थिक दक्षता, यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब कंपनी देखेगी कि भाई लेबर की लागत क्या है, मतलब मजदूरी कितनी देनी पड़ रही है, और कैपिटल की लागत क्या है, मशीन का खर्चा, उस पर ब्याज वगैरह। वो उस तरीके को चुनेगी जो उसी मात्रा में उत्पादन करने के लिए सबसे सस्ता पड़े। तो चुनाव सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि बाजार में उन इनपुट्स की कीमतों पर, उनकी प्राइसेस पर भी निर्भर करता है। अच्छा, तो मतलब तकनीकी रूप से संभव होना एक बात है, और आर्थिक रूप से फायदेमंद होना, सस्ता पड़ना, वो दूसरी बात है। अब एक और शब्द जो इस चर्चा में बार बार आता है वो है आइसोक्वांट। ये क्या भला है? हाँ हाँ हाँ, ये शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है। देखिए, आइसो का मतलब होता है समान, सेम, और क्वांट मतलब मात्रा, क्वांटिटी। तो आइसो क्वांट एक एक ग्राफ पर बनी हुई लाइन या कर्व है जो इनपुट के उन सारे अलग-अलग जोड़ों, उन कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जिनसे एक समान मात्रा में आउटपुट बन सकता है। आप इसे एक उत्पादन लेवल मैप की तरह सोच सकते हैं। जैसे नक्शे पर समान ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ने वाली लाइन होती है ना, वैसे ही एक ही आइसो क्वांट पर आप कहीं भी हो, प्रोडक्शन उतना ही होगा, बस उसे बनाने का तरीका यानी लेबर और कैपिटल का मिक्स वो अलग होगा। दिलचस्प। ये तो कंट्रोल लाइन से ऐसा हुआ। तो क्या ये आइसोक्वांट एक जैसे दिखते हैं? इनका आकार कैसा होता है? नहीं, इनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक इनपुट को दूसरे से कितनी आसानी से बदल सकते हैं, मतलब उनकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कैसी है। स्रोत में कुछ मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है सीधी रेखा वाला, लीनियर आइसोक्वांट। ये तब होता है जब इनपुट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हों। आप एक की जगह दूसरा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पादन या तो सिर्फ लेबर से हो सकता है या सिर्फ कैपिटल से, या उनके किसी भी मिक्स से। अच्छा। जैसे शायद कोई काम हाथ से भी हो सकता है और पूरी तरह मशीन से भी। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर दूसरा है एल आकार का, इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट। यहाँ बिल्कुल उल्टा है। इनपुट्स के बीच कोई सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है, जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी।
उत्पादन के लिए इनपुट का एक बिल्कुल निश्चित अनुपात, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन चाहिए होता है। इसे लियोनतीफ आइसोक्वांट भी कहते हैं। जैसे गाड़ी बनाने के लिए आपको 4 पहिए और एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए ही चाहिए। आप 3 पहिए और 2 स्टीयरिंग व्हील से काम नहीं चला सकते। समझ गया, अनुपात फिक्स है। और प्रोसेसेस ही मुमकिन है और आप उनके बीच थोड़ी बहुत अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन सीमित रूप से। ये शायद असल फैक्ट्री सेटिंग या इंजीनियरिंग के ज्यादा करीब हो सकता है। इसे एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट भी कहते हैं। और चौथा वो है जो पारंपरिक अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, चिकना अंदर की ओर झुका हुआ कर्व, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। ये दिखाता है कि आप लगातार कंटिन्यूअसली एक इनपुट को दूसरे से बदल सकते हैं, लेकिन ये अदला बदली परफेक्ट नहीं है। और जैसे जैसे आप एक इनपुट, मान लीजिए लेबर, ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, तो दूसरे इनपुट कैपिटल की 1 यूनिट कम करने के लिए आपको पहले वाले की ज्यादा से ज्यादा मात्रा लगानी पड़ती है। ये कॉन्वेक्स शेप यही दिखाता है। यहाँ पर एक बात मुझे थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत कहता है कि वो नोकदार वाला किंग्ड आइसोक्वांट शायद असल दुनिया के ज्यादा करीब है, खासकर इंजीनियरों के लिए। लेकिन अर्थशास्त्री ज्यादातर वो चिकना, झुकावा, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये मॉडल को आसान बनाने के लिए असलियत से थोड़ा समझौता नहीं है? ये एक बहुत अच्छा और जायज सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये एक तरह का समझौता है। मुख्य कारण है गणितीय सुविधा, मैथमेटिकल कन्वीनियंस। चिकने कर्व्स का विश्लेषण कैलकुलस जैसी गणितीय तकनीकों से बहुत आसान हो जाता है। डेरिवेटिव्स लेना, ऑप्टिमाइजेशन करना, ये सब स्मूथ कर्व्स पर आसान है। पारंपरिक सोच ये है कि असल दुनिया में उत्पादन के बहुत सारे, हजारों तरीके हो सकते हैं, और जब बहुत सारे तरीके होते हैं तो वो जो नोकदार लाइनें हैं वो मिलकर लगभग एक चिकने कर्व जैसी ही दिखने लगती हैं। तो चिकना कर्व एक तरह का सरलीकरण, एक अप्रॉक्सीमेशन माना जाता है जो विश्लेषण को संभव बनाता है। हाँ, ये माना जाता है कि इससे थोड़ी सटीकता कम होती होगी, पर विश्लेषण ज्यादा ट्रैक्टेबल, ज्यादा करने लायक हो जाता है। ये ट्रेड ऑफ अक्सर अर्थशास्त्र में किया जाता है। समझ गया, गणितीय सरलता के लिए ये किया जाता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन को और गहराई से समझने के लिए कुछ और अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। स्रोत कई बातों का जिक्र करता है। हाँ बिल्कुल, कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो है कारकों की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब एक और यूनिट इनपुट लगाने से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिलता है। दूसरा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, और उसकी लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि इनपुट को एक दूसरे से बदलने की क्षमता कितनी है। फिर है कारक तीव्रता, फैक्टर इंटेंसिटी, मतलब उत्पादन में लेबर ज्यादा लग रहा है या कैपिटल। उत्पादन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन भी महत्वपूर्ण है, कितने अच्छे से इनपुट को आउटपुट में बदला जा रहा है। और आखिर में पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, मतलब जब सब कुछ बढ़ाते हैं तो आउटपुट कितना बढ़ता है। ओके, ये काफी सारी टर्म्स हो गई। तो इन सब में से चलिए सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, MP से शुरू करते हैं। ये क्या मापता है ठीक से? सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है अगर आप सिर्फ एक इनपुट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने एक और कर्मचारी रख लिया या एक और मशीन लगा दी, जबकि बाकी सब कुछ, बाकी सारे इनपुट वैसे ही रखे हैं, तो आपके कुल उत्पादन में, टोटल आउटपुट में कितनी बढ़ोतरी होती है। वो जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिला, वही उस एक यूनिट अतिरिक्त इनपुट का सीमांत उत्पाद है। अच्छा, जैसे अगर मैंने अपनी बेकरी में एक और बेकर रखा और उसकी वजह से दिन में 10 केक ज्यादा बनने लगे, तो उस बेकर का सीमांत उत्पाद 10 केक हुआ। मोटे तौर पर हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट यही है, एक अतिरिक्त यूनिट इनपुट का योगदान कितना है। गणित में इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव से दिखाते हैं, डेल्टा x, डेल्टा L या डेल्टा x, डेल्टा K करके। अब यहाँ एक बहुत जरूरी नियम आता है जिसे ह्रासमान सीमांत उत्पादकता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ह्रासमान मतलब घटता हुआ। ये क्या कहता है? कहीं ये तो वही तो नहीं? हाँ, घटता हुआ। ये नियम कहता है कि जब आप एक स्थिर इनपुट, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का साइज या खेत का टुकड़ा, वो फिक्स्ड है, उसके साथ आप एक परिवर्तनीय इनपुट जैसे मजदूर या खाद को बढ़ाते जाते हैं,
तो शुरुआत में तो हर नया मजदूर या हर किलो खाद उत्पादन को काफी बढ़ाएगा, शायद पहले से भी ज्यादा। लेकिन एक पॉइंट के बाद हर नए मजदूर या हर नए किलो खाद से मिलने वाला अतिरिक्त उत्पादन, मतलब सीमांत उत्पाद, वो कम होता जाएगा। सोचिए ना, एक छोटी सी किचन में आप कितने शेफ रख सकते हैं? 1, 2, 3 शायद ठीक है, पर 10 शेफ रख देंगे तो वो एक दूसरे के काम में रुकावट डालने लगेंगे, जगह ही नहीं होगी। तो हर नए शेफ का योगदान कम होता जाएगा या शायद नेगेटिव भी हो जाए। हाँ, ये तो समझ आता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये कुछ वैसा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और इसी वजह से कोई भी समझदार फर्म, कोई रैशनल फर्म उत्पादन केवल उसी दायरे में करेगी जहां सभी इस्तेमाल हो रहे इनपुट का सीमांत उत्पाद सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। भले ही वो घट रहा हो, डिमिनिशिंग हो, पर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी इनपुट का एमपी नकारात्मक, नेगेटिव हो जाए, मतलब उसे और लगाने से कुल उत्पादन कम होने लगे, तो भला कोई फर्म उसे क्यों इस्तेमाल करेगी? आप पैसे खर्च करके अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना। ये अतार्किक होगा, इरैशनल बिहेवियर होगा। तो इसका मतलब है कि उत्पादन का एक कुशल क्षेत्र होता है जहां रहना समझदारी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर रिज लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। आप आइसोकॉन्ट मैप को सोचिए, जहां बहुत सारे आइसोकॉन्ट बने हैं। उस पर ये 2 खास लाइनें होती हैं। एक लाइन, जिसे अपर रिज लाइन कहते हैं, उन सभी पॉइंट्स को जोड़ती है जहां पूंजी यानी कैपिटल का सीमांत उत्पाद 0 हो जाता है। MP 0 = 0। दूसरी लाइन, लोअर रिज लाइन, उन पॉइंट्स को जोड़ती है जहां श्रम यानी लेबर का सीमांत उत्पाद 0 हो जाता है। MP 0 = 0। इन 2 रिज लाइंस के बीच का जो क्षेत्र है, वही आर्थिक रूप से प्रासंगिक या कुशल उत्पादन क्षेत्र, रेंज ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन है, क्योंकि सिर्फ इसी क्षेत्र में श्रम और पूंजी दोनों का सीमांत उत्पाद सकारात्मक होता है। इन रिज लाइंस के बाहर जाने का मतलब है कि आप किसी एक इनपुट को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज्यादा कि उससे उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो कोई फर्म वहां ऑपरेट नहीं करना चाहेगी। वाह बेट, समझ गया। वो मैप पर एक तरह से नो गो जोन की बाउंड्री बना देती हैं, कुशल दायरे की हदें। अब आपने पहले प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS का जिक्र किया था। ये क्या बताता है? हाँ, MRS ये बताता है कि आप उत्पादन का स्तर बदले बिना, मतलब उसी आइसोकॉन्ट पर रहते हुए, एक इनपुट जैसे पूंजी के की कितनी मात्रा कम करके उसे दूसरे इनपुट जैसे श्रम L की एक अतिरिक्त यूनिट से बदल सकते हैं। ये मूल रूप से आइसोकॉन्ट के ढलान, उसके स्लोप को मापता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इनपुट के बीच अदला बदली की दर है। आप कितना कैपिटल छोड़ने को तैयार है एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर पाने के लिए, बिना प्रोडक्शन घटाए। और ये किस बात पर निर्भर करता है? ये दर कैसे तय होती है? ये उन दोनों इनपुट के सीमांत उत्पादों के अनुपात, उनके रेशो पर निर्भर करता है। एक महत्वपूर्ण संबंध है। MRS यानी लेबर के लिए कैपिटल छोड़ने की दर बराबर होता है श्रम का सीमांत उत्पाद, पूंजी का सीमांत उत्पाद, यानी MPL MPC। इसका मतलब है कि आप एक को दूसरे से किस हद तक बदल सकते हैं, ये उनकी सापेक्ष उत्पादकता, उनकी रिलेटिव प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है। अगर श्रम ज्यादा उत्पादक है, MPL ज्यादा है, तो आपको पूंजी की एक यूनिट छोड़ने पर कम श्रम से ही काम चल जाएगा। और आमतौर पर जैसे जैसे आप आइसोक्वांट पर नीचे की ओर जाते हैं, मतलब ज्यादा लेबर कम कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, तो लेबर का MP कम होता जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण, और कैपिटल का MP बढ़ता जाता है क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है। इस वजह से MRS घटता जाता है। इसे घटती हुई MRS, डिमिनिशिंग MRS कहते हैं। और यही वजह है कि वो स्मूथ आइसोक्वांट अंदर की तरफ झुका हुआ कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये लॉजिकल लगता है, लेकिन स्रोत कहता है कि MRS की एक दिक्कत है। इसकी वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि आप इनपुट को कैसे माप रहे हैं, किलो में, लीटर में, घंटे में। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो ये बताए कि सब्स्टिट्यूशन कितना आसान है बिना इन यूनिट्स के चक्कर में पड़े? एक यूनिट फ्री माप। हाँ, है ना। उसके लिए अर्थशास्त्री इस्तेमाल करते हैं प्रतिस्थापन की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे अक्सर ग्रीक अक्षर सिग्मा से दिखाते हैं। ये एक शुद्ध संख्या है, एक प्योर नंबर है। ये मापती है कि पूंजी श्रम अनुपात KL रेशियो में परसेंटेज बदलाव के जवाब में MRS में कितना प्रतिशत बदलाव होता है। सिग्मा = KL का % बदलाव,
MRS में % बदलाव। सरल भाषा में ये बताता है कि इनपुट्स के बीच सब्स्टिट्यूशन कितना आसान या मुश्किल है। अगर सिग्मा ज्यादा है जैसे अनंत, तो मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, आसानी से बदल सकते हैं जैसे लीनियर आइसोक्वांट। अगर सिग्मा कम है जैसे 0, तो मतलब बदलना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है जैसे एल शेप आइसोक्वांट। और अगर सिग्मा 1 है तो वो कॉब डगलस वाली बात आ जाती है। अच्छा, तो ये लोच हमें सब्स्टिट्यूशन की डिग्री बताती है। और कारक तीव्रता, फैक्टर इंटेंसिटी, वो क्या था? फैक्टर इंटेंसिटी बस ये बताता है कि किसी खास उत्पादन प्रक्रिया में या किसी उद्योग में पूंजी के और श्रम एल का अनुपात क्या है, मतलब KL रेशियो। अगर KL रेशियो ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो तकनीक या वो उद्योग पूंजी गहन है, कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे ऑटोमेटेड कार फैक्ट्री। अगर KL रेशियो कम है तो तकनीक श्रम गहन है, लेबर इंटेंसिव है, जैसे हाथ से कालीन बुनना। इसे आइसोक्वांट मैप पर अगर देखना हो तो मूल बिंदु ओरिजिन से आइसोक्वांट पर उस प्रक्रिया वाले पॉइंट तक एक सीधी रेखा खींचें। उस रेखा का ढलान स्लोप ही KL रेशियो दिखाता है। ज्यादा ढलान मतलब ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव। ये सब काफी सैद्धांतिक लग रहा है, थ्योरेटिकल। क्या कोई वास्तविक उदाहरण है जहां ये सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ दिखते हों? स्रोत में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जिक्र है। ये इतना खास क्यों है? इसे इतना क्यों पढ़ा जाता है? हाँ, कॉब डगलस फंक्शन ये अर्थशास्त्रियों के बीच खासकर अप्लाइड रिसर्च में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसके कई कारण हैं, पर मुख्य ये है कि ये गणितीय रूप से काफी सरल है, इसका विश्लेषण करना आसान है और ये कई वास्तविक दुनिया की स्थितियों में ठीक-ठाक फिट भी बैठता है। इसका रूप होता है x = B0 LB1 KB2, जहां x आउटपुट है, L श्रम, K पूंजी और B0 B1 B2 कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब कुछ निश्चित संख्याएं जो टेक्नोलॉजी और उत्पादन प्रक्रिया को दर्शाती हैं। और ये फंक्शन हमें क्या क्या बताता है इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में? देखिए, इस फंक्शन के साथ हम ये सब चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। हम गणित से L और K दोनों के लिए सीमांत उत्पाद यानी MP निकाल सकते हैं। और जैसा कि उम्मीद की जाती है, ये आमतौर पर सकारात्मक लेकिन घटते हुए डिमिनिशिंग होते हैं। अगर B1 और B2 0 और 1 के बीच हों, हम MP का अनुपात निकालकर MRS भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे खास बात, कॉब डगलस फंक्शन के लिए प्रतिस्थापन की लोच सिग्मा हमेशा 1 होती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है और कभी-कभी इसकी सीमा भी मानी जाती है, क्योंकि असल दुनिया में सिग्मा हमेशा 1 हो जरूरी नहीं। कारक तीव्रता पैरामीटर्स B1 और B2 के अनुपात टेक्निकली B1 B2 KL पर निर्भर करता है, लेकिन B1 B2 का रेशो महत्वपूर्ण है। अगर B1 लेबर का एक्सपोनेंट B2 कैपिटल का एक्सपोनेंट से बड़ा है तो तकनीक ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। दक्षता पैरामीटर B0 को अक्सर कुल कारक उत्पादकता यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP या टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की दक्षता का माप माना जाता है। अगर B0 ज्यादा है मतलब फर्म ज्यादा कुशल है, वो उन्हीं L और K से ज्यादा X बना रही है। शायद बेहतर मैनेजमेंट है या बेहतर टेक्नोलॉजी। और पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल, ये एक्सपोनेंट्स B1 और B2 के योग सम से पता चलता है। अगर B1 + B2 = 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, सब कुछ डबल करने पे आउटपुट ठीक डबल। अगर B1 + B2 > 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आउटपुट डबल से ज्यादा। और अगर B1 + B2 <1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, आउटपुट डबल से कम। वाह, तो ये एक फंक्शन अपने आप में काफी कुछ बता सकता है। प्रोडक्टिविटी, सब्स्टिट्यूशन, इंटेंसिटी, एफिशिएंसी, रिटर्न्स टू स्केल। कमाल है। आखिर में स्रोत उत्पादन के नियमों या लॉज ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। ये क्या है और इनका समय अवधि, टाइम पीरियड से क्या लेना देना है? हाँ, उत्पादन के नियम मूल रूप से ये बताते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म के पास बदलाव करने के लिए कितना समय है। इसमें 2 मुख्य समय अवधियां हैं। पहला है अल्पकाल, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो समय अवधि है जिसमें कम से कम एक इनपुट फिक्स्ड होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। आमतौर पर ये कैपिटल होता है, जैसे फैक्ट्री का साइज या कोई बड़ी खास मशीन। तो शॉर्ट रन में उत्पादन सिर्फ परिवर्तनीय इनपुट जैसे लेबर या कच्चा माल को बदल कर ही बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और यहीं पर
वो ह्रासमान प्रतिफल का नियम या परिवर्तनीय अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल के साथ जब आप वेरिएबल इनपुट लेबर बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा के बाद उस वेरिएबल इनपुट का सीमांत उत्पाद MPO कम होने लगता है। ठीक है, शॉर्ट रन में कुछ चीजें फिक्स्ड हैं और लॉन्ग रन। दूसरा है दीर्घकाल, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो समय अवधि है जो इतनी लंबी है कि फर्म अपने सभी इनपुट्स को बदल सकती है। कोई भी इनपुट फिक्स नहीं है। फर्म नया प्लांट लगा सकती है, फैक्ट्री का साइज बदल सकती है, नई टेक्नोलॉजी अपना सकती है, सब कुछ वेरिएबल है। यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल के नियम काम करते हैं। ये बताते हैं कि जब आप सभी इनपुट को एक साथ एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं, जैसे सब कुछ डबल कर दिया, लेबर भी डबल, कैपिटल भी डबल, तो कुल आउटपुट पर क्या असर होता है? क्या वो भी ठीक डबल होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, या डबल से ज्यादा बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, या डबल से कम बढ़ता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? समझ गया। तो संक्षेप में शॉर्ट रन में आप एक फिक्स चीज के साथ बाकी चीजें एडजस्ट करते हैं और ह्रासमान प्रतिफल का सामना करते हैं, और लॉन्ग रन में आप सब कुछ बदल सकते हैं। और तब सवाल उठता है कि स्केल बढ़ाने का क्या फायदा या नुकसान है। ये पूरा विश्लेषण प्रोडक्शन फंक्शन, आइसोक्वांट, MP, MRS, रिज लाइन्स, कॉप डगलस, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सब हमें फर्म के उत्पादन निर्णयों के पीछे का तर्क, उनका लॉजिक समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये सब ये सैद्धांतिक उपकरण है, थियोरेटिकल टूल्स है, जो हमें मॉडल बनाने में मदद करते हैं कि असल दुनिया में फर्में कैसे काम करती होंगी या कैसे उन्हें काम करना चाहिए अगर वो मुनाफा कमाना चाहती हैं। तकनीकी दक्षता महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन आखिर में फैसला अक्सर आर्थिक दक्षता यानी लागत पर होता है। इनपुट को कितना बदला जा सकता है, MRS इज इक्वल टू, ये ज़रूरी है। उत्पादन का कुशल पैमाना क्या है, रिटर्न्स टू स्केल, ये जानना ज़रूरी है। कहाँ पर और इनपुट डालना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, रिज लाइन्स, ये समझना ज़रूरी है। ये सब वास्तविक व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हाँ, और ये सोचना भी जरूरी है कि ये मॉडल कहाँ तक असलियत दिखाते हैं और कहाँ पर चीज़ों को सरल बना देते हैं। क्योंकि असल दुनिया में टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, मैनेजमेंट का तरीका हर फर्म का अलग होता है, जानकारी हमेशा पूरी नहीं होती, अनिश्चितता होती है। तो ये मॉडल हमें एक ढांचा देते हैं, एक फ्रेमवर्क, लेकिन वास्तविकता हमेशा शायद ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एकदम सही कहा आपने। ये मॉडल्स एक शुरुआत हैं, एक फाउंडेशन है, और एक बात जो सोचने लायक है, जिस पर हमने आज ज़्यादा बात नहीं की। अभी तक हमने ज़्यादातर बात की कि एक फर्म एक ही उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट कैसे बनाती है। लेकिन सोचिए उन कंपनियों के बारे में जो एक साथ कई चीज़ें बनाती हैं, जॉइंटली प्रोड्यूस्ड कमोडिटीज़, जैसे एक डेयरी जो दूध भी बेचती है, दही भी, मक्खन भी, पनीर भी, सब एक ही जगह बन रहा है। तब ये उत्पादन के सिद्धांत कैसे लागू होंगे? क्या एक चीज़ का उत्पादन दूसरी को प्रभावित करता है? संसाधनों का बंटवारा कैसे होता होगा उन अलग-अलग प्रोडक्ट्स के बीच? ये विश्लेषण को और भी जटिल और दिलचस्प बना देता है। ये निश्चित रूप से आगे सोचने और समझने के लिए एक बढ़िया विषय है।